हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग जीके जीएस के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र यदि उठाकर देखोगे तो यहाँ से हर साल सवाल जो है बनते हैं। आपको जो है पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा और हर साल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग प्रयास करें। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। एक सवाल साथियों और पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये कहाँ से लिया गया है? ध्यान रखिएगा साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ये जो है आनंद मठ से लिया गया है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1951 में। कब? 1951 में जो है विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। सभी लोग प्रयास करें यहाँ पर आंसर देने के लिए। लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है? याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? चलिए सभी लोग प्रयास करें। बंगाल की जो है एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पर जो है आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा इस सवाल का। चलिए यहाँ पर साथियों आपका जो बी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स जो थे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों कब होती है? ध्यान रखिएगा 1784 में, ठीक है। 1784 में इसकी स्थापना होती है। अगला सवाल देखें, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बताएं। साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। चलिए प्रयास करिएगा, राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? चलिएगा आप सभी साथी जानते हैं ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में। कब साथियों? याद रखिएगा 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसमें दोस्तों आपका कोई पैसा कोई चार्ज जो है नहीं लगता है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? बताइए। आपका यहाँ पर सटीक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एच खुराना, अमर्त्य सेन। बताएं प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो है कौन से थे? बताएं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें 1913 में जो है गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें मिला था। आपका बी ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से जो है लिया गया है? चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। अभी साथियों हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल सटीक और राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बताएं। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है? यहाँ पर सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिएगा
विक्रम संवत, शक संवत, कलि संवत इनमें से कोई नहीं। बताएं भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है? आप कहोगे सर शक संवत। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? बताएं आपका यहाँ पर सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर, चित्रगांधा। बताएं चित्रांगदा। यहाँ पर बताएं आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए भाई, चलिए सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी प्यारे साथी आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? आप कहोगे सर बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कपाल कुंडला जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। अच्छा फिर किसकी है? याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान जो है 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? बताएं राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सब लोग प्रयास करिएगा। चलिए भाई प्रयास करें। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय के दौरान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण दोस्तों 1921 में हुआ था। कब? 1921 में। तो आपका बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? चलिए सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। चलिए भाई, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए यहां पर देखिएगा साथियों, आपका जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सटीक आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसने 1898 ईस्वी में जो है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? बताएं मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं किसने जो है 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। आप कहोगे सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल होशियार हैं, जबरदस्त हैं, उनकी तैयारी बेहतर चल रही है। अगला सवाल देखें, आपके स्क्रीन पर है, देवदास उपन्यास की रचनाकार कौन है? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? सभी का आंसर आना चाहिए। प्रेमचंद, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। देवदास उपन्यास के राइटर रचनाकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बी ऑप्शन जो दिया है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल दिया है यहाँ पर, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा चित्र दिया है लेकिन इसको चित्रा कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चित्रा उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रयास कर सकते हो। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए भाई प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? बताएं। आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? बताएं करेक्ट आंसर क्या है इस सवाल के लिए? क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? चलिए भाई यहाँ पर देखिएगा साथियों, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका, जयशंकर प्रसाद। आपका ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, जवाब करें, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? बताइए विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं।
आंसर देते हुए चलिएगा और सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें अपने सभी साथी के पास। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। 27 दिसंबर 1911 पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? चलिए छाप दीजिए सभी लोग आंसर। मुंबई, लखनऊ, कोलकाता और साबरमती। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर जो है आप लोग राइट आंसर दे सकते हो। चलिएगा, चलिए साथियों आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कोलकाता अधिवेशन में जो है पहली बार गाया गया था, ध्यान रखिएगा, जन गण मन। कहाँ पर दोस्तों? आप कहोगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बताइए, भारत में जो है पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रयास करिए आंसर देने के लिए। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर साथियों आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की के द्वारा जो है 1780 में, कब? 1780 में जो है बंगाल गजट नामक जो है भारत का पहला अखबार प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 जो दिया है ये आपका राइट आंसर। अगला सवाल, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के राइटर कौन है? बताएं। चलिए प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री कर लीजिएगा इस तो दोस्तों। ठीक है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के राइटर कौन है? प्रयास कर सकते हो। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। सभी लोग यहाँ पर आंसर करें भाई। चलिए प्रयास करिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर है, पोस्ट ऑफिस के राइटर कौन है? बताएं, पोस्ट ऑफिस के राइटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुल्क राज आनंद, विष्णु शर्मा। याद रखें साथियों, आपका यहाँ पर जो दिया है आपका ए ऑप्शन वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के राइटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों एक प्रकार का नाटक है और 1912 में जो है इसका प्रकाशन होता है। ठीक है, ये रहा आपके सामने। अगला सवाल आंसर करें, निम्न में से किसे जो है इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? चलिए स्टील फ्रेम की संज्ञा जो है किसको दी गई है? आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। इस्पात का चौखटा जिसे कहा जाता है, यहाँ पर प्रयास कर सकते हो। भारतीय नागरिक सेवा को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, स्वराज पार्टी को, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इस्पात का चौखटा की संज्ञा जो है भारतीय नागरिक सेवा को दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। सभी को पता होगा लेकिन सवाल पूछा गया है पेपर में, गोदान किसकी रचना है? आप सभी जानते होंगे साथियों, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है ये तो। मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान, और कई बार जो है सवाल पूछा गया है पेपर में, कई एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है लगभग सभी स्टूडेंट के ज़बान पर रटा होता है। अगला सवाल देखें आपके सामने ये रहा। चलिए प्रयास करें, भारत भारती की रचनाकार कौन है? बताइए, भारत भारती की रचनाकार कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है और आप लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? भारत भारती की रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। कौन भाई? ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? बताएं। चलिए प्रयास करें, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। सैडलर आयोग का संबंध जो है किससे था? याद रखें साथियों, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एजुकेशन यानी शिक्षा से। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताएं सभी लोग, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। बताएं किसके द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था? यहाँ पर सभी लोग प्रयास करिएगा। सटीक आंसर यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई चलिए प्रयास करें, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बताएं।
यहाँ पर साथियों आपका जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अली बंधुओं के द्वारा। ठीक है, आप कहोगे सर मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये रहा साथियों आपके सामने अगला सवाल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। भारत में जो है सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, बताएं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप सभी लोग प्रयास कर सकते हो। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, आंसर करें। चलिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, बताइए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा करी गई थथी, ध्यान रखिए साथियों, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा करी गई थी। कब, ध्यान रखिएगा 1868 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रयास करें। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया, सभी को पता होगा, ये तो सब सामान्य जानकारियां हैं, ये तो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, झंडा गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया, सभी लोग प्रयास करें। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथी जानते हैं झंडा गीत आपका क्या है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसकी रचना दोस्तों श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा करी गई है। डी ऑप्शन आपका राइट। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, जवाब करें। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है, बताएं। वंदे मातरम गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर सभी लोग प्रयास करें। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, आप कहोगे सर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है साथियों, ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम गीत की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जवाब देने का प्रयास करें। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, बताएं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, प्रयास करिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर देने का प्रयास करो। ध्यान रहे साथियों, आप सभी लोग याद रखिएगा, तारकनाथ दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तारकनाथ दास के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आप सभी लोग आंसर भी दे सकते हो इस क्वेश्चन का। चलिए बताएं सभी लोग, भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, बताइएगा। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया, ये नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। आइए, ये रहा आपके सामने अगला सवाल, जवाब देने का प्रयास करें। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, बताइए। वंदे मातरम जो है पहली बार कब गाया गया था, सभी लोग बताएं। आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, 1896, 1905, 1930, 1947 में। यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं, और आप कहोगे सर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1896 में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है साथियों, ये आपका बिल्कुल सटीक और राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, बताइए। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, बताएं। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएगी, मेगास्थनीज। ठीक है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सवाल नंबर आपका यहाँ पर 35 है, आंसर करें सब लोग। चलिए भाई देखिएगा, सवाल कहता है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, बताएं। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और कौशाम्बी। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, आप सभी साथी यहाँ पर प्रयास कर सकते हो। करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौशाम्बी। ठीक है, और बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, ये जो है आपका विद्या अध्ययन का केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला सवाल देखें, शून्य की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, बताएं। शून्य की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, बताएं।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग प्रयास कर सकते हो फटाफट आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर बी ऑप्शन आपका राइट, आर्यभट्ट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। और यहाँ पर अगला सवाल है, हितोपदेश के लेखक कौन है, बताएं। हितोपदेश के राइटर कौन है? फटाफट आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। और लाइक की संख्या भाई बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर चीज़ें आपको बेहतर नहीं लग रही है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब मत करना अगर चीज़ें आपको बेहतर नहीं लग रही हैं, ठीक है। अगर हमारी मेहनत सही लग रही है तो आप लोग, यदि आप चैनल पर नए हो, ज़रूर जुड़ो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेशन को एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है भाई। चलिए, हितोपदेश के राइटर कौन है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए प्रयास करिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए क्या? नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर आपका साथियों यहाँ पर जो है थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, बताएं। न्यूमिस्मेटिक्स जो है किसे बोलते हैं, आप लोग प्रयास कर सकते हो। चलिएगा, प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताड़पत्रों का अध्ययन, ताम्रपत्रों का अध्ययन, बताएं न्यूमिस्मेटिक्स जो है क्या होता है। आप सभी दोस्त यहाँ पर प्रयास कर सकते हो। चलिए प्रयास करें। साथियों ध्यान रखिएगा, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है, बता सकते हो आप लोग। नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा करी गई है? वसुमित्र, अश्वघोष, भरतमुनि, और यहाँ पर आपका दिया है वात्स्यायन। तो आपका यहाँ पर साथियों, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि के द्वारा जो है नाट्य शास्त्र की रचना करी गई है। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है, बता सकते हो। अंकोर वाट जो है कहाँ पर स्थित है? चलिए, वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ। अंकोर वाट जो है कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो है आपका कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, पूरा पाषाण काल में जो है आदि मानव की मनोरंजन के साधन क्या थे, बताएं। चलिएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? शिकार करना, जुआ, संगीत और घुड़सवारी। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए भैया प्रयास करें। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? याद रखिएगा साथियों, पूरा पाषाण काल में जो है आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार करना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, बताएं। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? सभी लोग सटीक आंसर करें इस सवाल के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये आपका बौद्ध दर्शन के लिए फेमस था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो थर्ड दिया है ये दोस्तों आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रयास करें। आधुनिक देवनागरी लिपि जो है का प्राचीनतम रूप क्या है, बताएं। आधुनिक देवनागरी लिपि जो होती है, आप सभी को पता है हिंदी लैंग्वेज जो है, हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपसे सवाल करता है कि देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्टी है, ब्राह्मी है, प्राकृत है, और यहाँ पर आपका दिया है पाली। आपको सर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्राह्मी, ठीक है। ब्राह्मी से जो है देवनागरी का उद्भव हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? अगर भाई देखिएगा स्पीड आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रही हो तो आप लोग जो है वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा कम करके जो है यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ठीक है। स्पीड कम कर लीजिएगा, ऑप्शन दिया रहता है यूट्यूब में। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है प्रयुक्त अनाज कौन सा था, प्रयास कर सकते हो। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर साथियों बी जो दिया है ये आपका राइट आंसर। ये अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, बताइए। इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए भाई। चलो आंसर करो फटाफट। यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हेरोडोटस दोस्तों ग्रीस का जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, ठीक है। ग्रीस का जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 46। देखिएगा क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने जो है सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर यहाँ पर 47 है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? बताइए, दाएं से बाएं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? यहाँ पर आपको आंसर करना है, बताइए। चलिए, यहाँ पर साथ ही जो खरोष्टी लिपि है ये जो है दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, दाएं ओर से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 48 है। आंसर देने का प्रयास करें आप सभी साथी। यहाँ पर मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बताएं, सभी लोग प्रयास करें। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के राइटर कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका साथियों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर है, बड़ा इमामबाड़ा जो है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, पटना में, इलाहाबाद में, आगरा में? चलो भाई प्रयास करो, बड़ा इमामबाड़ा जो है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, पटना, इलाहाबाद, आगरा? ध्यान रखें ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है। अच्छा, आप लोग बताइएगा इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो इमामबाड़ा देखे हैं और गए हैं, घूमे हैं? अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, आंसर देने का प्रयास करें, सभी लोग प्रयास करें। हवा महल जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बेंगलोर है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, जयपुर है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। हवा महल जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? बताएं, आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। आप सभी को पता है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, हवा महल। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? बताएं, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है किससे संबंधित है? शिवाजी, लक्ष्मीबाई, अकबर, महाराणा प्रताप? आप सभी दोस्त जानते होंगे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था भाई? चेतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर। और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? चलिए साथियों, हर साल सवाल यहाँ से बनता है, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए जाकर। चलिए बताएं, यहाँ पर जो है अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, आप क्या बताओगे? सितार, तबला, सरोद और आपका दिया है वीणा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सामवेद को दोस्तों क्या कहा जाता है? संगीत का आदि ग्रंथ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? चलिए, सवाल पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा गया है, आप लोग प्रयास करिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है आपका इसमें से कौन सा है? बताइए। चलिए आंसर छापते हुए चलिए आप सभी प्यारे साथी, ध्यान रखिएगा साथियों, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है साथियों ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। सिंधु घाटी स्थल कलिबंगा किस प्रदेश में स्थित है? बताइए, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और यहाँ पर दिया है आपका उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी स्थल कलिबंगा जो है किस प्रदेश में स्थित है? यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, प्रयास करिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताओ। जो भी साथी कह रहे हैं भाई यहाँ पर राजस्थान, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कलिबंगा जो है दोस्तों ये आपका राजस्थान में स्थित है। और लोथल पूछता है कभी कभी सवाल, ये प्राचीन जो है बंदरगाह था, ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित था। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर देने का प्रयास करें सब लोग। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल, खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा? चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें, बताएं। चलिए भाई बताइए, प्रयास करिए आप लोग फटाफट आंसर देने के लिए, इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जो भी साथी भाई ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनको वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सेल खड़ी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बताइए, कांस्य युगीन, नवपाषाण, लौह युग, यहाँ पर दिया आपका पूरा पाषाण युग। सभी लोग प्रयास करें। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है
कौन सी युगीन सभ्यता थी? आप कहोगे सर कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर पूरे 100 सवालों को कवर किया गया है जो महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है हर साल प्रश्न बनते हैं पेपर में, आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे ये, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपनी परीक्षा से पहले इसको जरूर कवर करें। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने भाई, आंसर करें सब लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, पशुपालन और यहाँ पर शिकार दिया है, कृषि दिया है, बताइए। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रयास कर सकते हो। आप कहोगे सर कृषि जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था दोस्तों कृषि करना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर। और ये रहा आपका अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के घर जो है किससे बनाए जाते थे? बताएं। ईंटा से बनाया जाता था या आप कह सकते हो बांस से या पत्थर से या लकड़ी से? प्रयास करो। चलो सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग प्रयास करो। सिंधु सभ्यता के जो है घर किसके बनाए जाते थे? ध्यान रखिएगा ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो है कौन सा था? बताएं। चलिए सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? छापते हुए चलो आप लोग आंसर भाई, फटाफट आंसर छापते हुए चलो कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, लोथल में। और लोथल दोस्तों कहाँ पर स्थित था? ये आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बताइए, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए कालीबंगा, चन्नूदड़ो दिया है, मोहनजोदड़ो दिया है, बनावली दिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। आप सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करोगे। चलिए सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला है? आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कालीबंगा दोस्तों ये आपका कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए भाई अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वीडियो की स्पीड आप लोग कम कर सकते हो। ये व्यवस्था जो है यूट्यूब में दी गई है, आप लोग कम कर सकते हो, इसको कम पे करके देख सकते हो। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, सभी लोग प्रयास करें भाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष करी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, प्रयास करो। चलिए सभी लोग बताओ। आप कहोगे सर 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी। कब? 1921 में। अच्छा किसके द्वारा करी गई थी? याद रखें दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में करी गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया है? बताएं। सिंधु सभ्यता में जो है वृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में? चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार जो है कहाँ से मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए जो भी साथी कह रहे हैं भाई मोहनजोदड़ो, वो बिल्कुल राइट आंसर उनका ए ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। वृहत स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ए ऑप्शन आपका राइट। और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट, आंसर करें सब लोग। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? बताइए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? यहाँ पर सभी लोग प्रयास करें। मृतकों का टीला, कंकाल का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। बताइए, छाप दीजिए सब लोग आंसर। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? सभी लोग बताओ भाई। यहाँ पर जो भी साथी कह रहे हैं मृतकों का टीला, वो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। और अब अगला सवाल यहाँ पर है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद? साथियों इस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, मैं और किसी लेक्चर में नहीं करता हूँ साथियों। यहाँ से जो है हर साल प्रश्न बनते हैं पेपर में। अब जैसे ये प्रश्न है पेपर में आ चुका है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आप कहोगे सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद को, ठीक है। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, पुराणों की कुल संख्या कितनी है बताओ? चलो बताओ पुराणों की कुल संख्या कितनी है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं।
चलिए भैया 18 है, 19 है, 20 है और यहाँ पर दिया है आपका 21। सभी लोग प्रयास करें आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, सबका आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। 18 है, 19 है, 20 है और यहाँ पर दिया है आपका 21। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुराणों की संख्या की बात करें आप कहोगे सर 18 है, ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट। और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। सभी प्यारे साथी आंसर करें, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। छाप दीजिए सभी लोग आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, किस देवता के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए और सोम के लिए। आप कहोगे सर इंद्र के लिए, ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र के लिए जो है साथियों पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल यहाँ पर है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। कितनी बार हम आपको बताएं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, कई बार हमने आपको बताया है और ये सवाल पूछा गया है पेपर में, वेद से जो है सवाल बनता है पेपर में। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर करने सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए आपका क्या हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, बताएं। चलिए, चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है। अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा और यहाँ पर आपका दिया है धर्म। सभी लोग छाप दो भाई फटाफट आंसर अपना, बताओ चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चिकित्सा शास्त्र से। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, ऋग्वेद में जो है कुल कितने मंडल हैं, बताएं। चलिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, सभी लोग छाप दो। 9 है, 10 है, 8 है और यहाँ पर दिया है आपका 7। चलो प्रयास करो, आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताओ भाई। जो भी साथी कह रहे हैं भाई 10 मंडल है वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल शानदार जबरदस्त है भाई, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 70। साथियों 30 सवाल और बचे हैं, आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा। चलिए आंसर करें, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। चलो ये भी सवाल पूछा गया है और सभी को पता होगा भाई, बताओ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। पाणिनि, गौतम, कपिल और यहाँ पर दिया पतंजलि। जो साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल राइट है, सटीक उनका आंसर है पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पाणिनि। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल आंसर करें, जैन परंपरा के अनुसार जो है जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए, बताएं। चलिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए, छाप दो सब लोग फटाफट आंसर दो। चलिए, आप कहोगे सर यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 24 तीर्थंकर हुए। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है, ऋषभ देव को जो है पहला तीर्थंकर माना जाता है। और 24वां तीर्थंकर किसे माना जाता है भाई, आप कहोगे सर 24वां तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है भाई, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है, बताओ। बौद्ध, जैन और यहाँ पर शैव दिया है, हिंदू दिया है, बताओ त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है किससे संबंधित है। सब लोग फटाफट आंसर छाप दो भाई। साथियों त्रिपिटक जो होता है ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। अगला सवाल, बुद्ध निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। चलिए, इनकी मृत्यु जो है कहां पर हुई थी, छाप दो सब लोग आंसर, फटाफट छापो भाई। चलिए सभी लोग आंसर करो भाई, बुद्ध निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। जो भी साथी कह रहे हैं भाई यहां पर जो है आपका कुशीनगर में, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, सभी लोग आंसर करें। किस शासक ने पौधों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन का भाई थोड़ा सा यहां पर देख करेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। यहां पर जो पौधों दिया है बौद्धों कर लीजिएगा, ठीक है, बौद्धों के लिए। ठीक, किस शासक ने जो है बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। महिपाल, देवपाल, गोपाल और यहां पर दिया है आपका धर्मपाल। आप कहोगे सर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा जो है बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, बताएं। चलिए, महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। चलो भाई, शाक्य है, यांत्रिक है, सालाश है, लिच्छवी है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बता सकते हो। करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, बताओ।
इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल ये देखिएगा, महावीर की माता का नाम क्या था, बताएं महावीर की माता का नाम क्या था। सभी लोग प्रयास करें भाई। चलिए, महावीर की माता का नाम क्या था, सब लोग आंसर छाप दो। यशोदा, अनुजा, त्रिशला और यहाँ पर दिया है देवनदी। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशला। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था, इनके द्वारा जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था, सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में और यहाँ पर दिया आपका कुशीनगर। चलिए प्रयास करिएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है अगर बात करें, लुम्बिनी में जो है इनका जन्म होता है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई होती है पीपल वृक्ष के नीचे, सारनाथ में जो है इनके द्वारा पहला उपदेश दिया जाता है, और कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु यानी इनका जो है शरीर त्याग उठता है, यानी इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, और इसे जो है क्या कह बोलते हैं भाई, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम उपदेश कहां पर दिया गया था, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। चलो, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, बताइए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, आप सभी साथी आंसर करो। महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है साथियों, यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, जातक धर्म ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है, बताएं। चलिए, जातक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, यहां पर सभी का आंसर आना चाहिए भाई। चलिए, बौद्ध, जैन और आपका शैव दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बौद्ध, ए ऑप्शन आपका सटीक। अगला सवाल ये रहा, सभी लोग प्रयास करें, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, गया में, बताइए। ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों इनको कहां पर हुई थी। और भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो ईमानदारी के साथ, मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में मेहनत किया जा रहा है भाई आपके लिए, बताओ इतने दिन से जो है। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी साथियों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग अवश्य प्रेस कर लेना, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, आप कहोगे सर यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सारनाथ में दोस्तों इनके द्वारा पहला उपदेश दिया जाता है, कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु होती है, यानी महापरिनिर्वाण उस घटना को बोलते हैं। अगला सवाल देखो, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, बताइए। छाप दो सब लोग आंसर। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, बताइए। सभी लोग प्रयास करें, आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका साथियों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा जो है पहला उपदेश कहां पर दिया गया था, सारनाथ में, और इस घटना को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और साथियों बात करें महापरिनिर्वाण की, महापरिनिर्वाण की घटना क्या है, जब जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इन्होंने जब शरीर त्यागा था, इस घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं। बात करें दोस्तों महाभिनिष्क्रमण की, याद रखिएगा गृह त्याग की घटना को, यानी जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था, इस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन तीनों शब्दों को समझ गए होंगे। सवाल पूछता है इसलिए हमने इसको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगला सवाल देखें, तो यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोग समझ गए ना। बुद्ध का जो है प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, कनिष्क के शासन काल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी, बताएं। चलिए, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित करी गई थी, प्रयास करिएगा। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सब लोग छाप दो आंसर। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर के कुंडलवन में जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, कहां पर, कश्मीर के कुंडलवन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर करो। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, चलिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध केंद्र जो है कौन सा था, वैशाली, नालंदा और यहां पर दिया आपका तक्षशिला, उज्जैन। 4 विकल्प दिए गए हैं। आप कहोगे सर तक्षशिला आपका
सी ऑप्शन बिल्कुल जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, सभी लोग प्रयास करें भाई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? छात्र सब लोग फटाफट आंसर भाई। आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, बताएं। चलो भाई, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह भी सवाल पेपर में आया हुआ है, बताइए छात्र सब लोग फटाफट। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल देख लो, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल के लिए। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त और यहां पर चंद्रगुप्त है, इनमें से कोई नहीं है। बताओ गुप्त वंश का संस्थापक जो है कौन था? प्रयास करें, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या है बताइए। जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्रीगुप्त। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताएं। चलिए, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? सभी लोग छापो भाई, ये भी सवाल पूछा गया पेपर में। आप कहोगे सर समुद्रगुप्त को, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा और ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल ये रहा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार लगाओ, ये भी सवाल आया पेपर में। बताओ 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए, जो भी साथी कह रहे हैं भाई लॉर्ड कैनिंग, उनका आंसर बिल्कुल राइट है, बहुत होशियार है भाई, उनका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है, मेहनत कर रहे हैं आप लोग। चलिए अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में जो है कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। 1857 के विद्रोह में जो है कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आप सभी साथी याद रखिएगा, नाना साहब के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया था? बताएं। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व जो है बिहार में जो है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चलिए, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर साथियों यहां पर बी जो दिया है बिल्कुल राइट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, चलिए प्रयास करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। सवाल नंबर यहां पर देखिएगा 92, उसमें कुछ मिस्टेक है 91 में। अगला सवाल यहां पर है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? बताएं। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? बताएं। चलिए, चलो भाई, आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताओ। यहां पर जो भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उनका आंसर बिल्कुल राइट है, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल आंसर करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, पहले अध्यक्ष कौन थे? आप लोग आंसर कर सकते हो यहां पर। चलिए भाई, सभी लोग यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, WC बनर्जी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। चलिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयोग की? यह भी सवाल पेपर में आया है। चलिए, बिहार के चंपारण में 1917 में। कब? बिहार के चंपारण में 1917 में। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखिए, चलो आंसर करो। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? बताइए। 8 अगस्त 1942 को। कब दोस्तों? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया है बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? बताइए, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। सभी का आंसर इस सवाल के लिए आना चाहिए।
आप कहोगे सर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। चलो, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? बताइए, नमक सत्याग्रह जो है किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930। कब? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में कहां पर हुआ था? चलिए, आप सभी जानते होंगे अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अगला सवाल देखें, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? बताएं। चलिए, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, महात्मा गांधी। अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको देना होता है, और इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं पूरे धैर्य के साथ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष से लौटे थे? आप सभी दोस्त आंसर करिएगा, और जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स और सकारात्मक जो है कमेंट ज़रूर लिखें अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हों। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। रीजनिंग के डेली बेसिस पर कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है। जीके जीएस में कुछ कंफर्म नहीं होता है, लेकिन आपका हिंदी ऐसा विषय हो गया और आपका हो गया रीजनिंग, ये ऐसे विषय हैं जहां से आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ से इस टॉपिक से यहाँ से प्रश्न बनेंगे, हर हाल में बनेंगे, ठीक है। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और जो भी जीके जीएस के क्लासेस हो रही है उसको आप लोग अटेंड करें बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जा रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।